प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के द्वितीय खंड के अंतर्गत हम लोग विभिन्न मूलभूत अवधारणाओं का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में पिछली कक्षा में हमने सामाजिक संरचना की अवधारणा के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। सामाजिक संरचना की अवधारणा आपके पाठ्यक्रम के अनुसार एक संक्षिप्त सी अवधारणा है, लेकिन समाजशास्त्र दृष्टिकोण से या परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण यह अवधारणा है, क्योंकि सामान्यतः प्रतिवर्ष आपके इस प्रश्न पत्र में सामाजिक संरचना के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, चाहे तो वो संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में हो या बड़े प्रश्नों के रूप में हो। सामाजिक संरचनाओं के बारे में प्रश्न आपके साथ आपके पूछे जाते रहे हैं पिछली कुछ परीक्षाओं में। जब हमने सामाजिक संरचना की अवधारणा के बारे में पिछली कक्षा में आपके साथ बात की थी, उस बात का प्रारंभ हमने इस प्रकार से किया था कि सामाजिक संरचना से पूर्व हमको संरचना की अवधारणा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि संरचना को हम लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक सामाजिक संरचना का निर्धारण या सामाजिक संरचना को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। उसी क्रम में हमने आपको सामाजिक संरचना के अंतर्गत संरचना की अवधारणा को आपके साथ साझा करने का प्रयास किया था। वहां पर हमने यह बताने का प्रयत्न किया था कि संरचना से तात्पर्य कोई आकार, कोई ढांचा या मूर्त रूप होता है। जब संरचना शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो जब संरचना शब्द का प्रयोग होता है तो ऐसा आभास होता है कि कोई आकार है, कोई मूर्त रूप है, कोई ढांचा है जो हमको एक भौतिक स्वरूप का आभास करवाता है। और यह भी हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि संरचना के अंतर्गत क्या होता है कि संरचना तो एक पूर्णता है जिसके अंतर्गत विभिन्न छोटे छोटे कलपुर्जे या छोटे छोटे अंग होते हैं। विभिन्न छोटे छोटे कलपुर्जों या विभिन्न छोटे छोटे अंगों से मिलकर वे अंग जब एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से सारे के सारे अंग अपना अपना कार्य करते हैं और किसी संरचना को पूर्णता प्रदान करते हैं। इस बात को समाज पर लागू करने की कोशिश की थी और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपको बताया था कि जैसे किसी भवन की एक संरचना होती है, किसी कुर्सी की एक संरचना होती है, किसी टेबल की या मेज की एक संरचना होती है, घड़ी की एक संरचना होती है या और किसी मशीनरी की कोई संरचना होती है। भवन की संरचना के अंतर्गत आपको बताया तो उसके अंदर क्या है, भवन किससे मिलकर बनेगा? ईंट पत्थर से मिलकर बनेगा, चूना बजरी से मिलकर, रेत से मिलकर बनेगा, सीमेंट से मिलकर बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से टेबल या कुर्सी के अंतर्गत लकड़ी से बनती है, लेकिन लकड़ी को बीच में एक बढ़ई ये कारपेंटर उसको सुव्यवस्थित रूप से अलग अलग खंडों में विभाजित करता है। कुर्सी या टेबल के 4 पैर होते हैं, 4 पाए होते हैं, ठीक है। टेबल का एक प्लेटफॉर्म होता है, कुर्सी का बैठने का एक प्लेटफॉर्म होता है, पिछला हिस्सा सहारा लेने का होता है, जिनको कि एक बढ़ई या कारपेंटर विभिन्न हिस्सों पर कील ठोक कर उसको संपूर्णता प्रदान करते हैं। हम कहते हैं कि ये कुर्सी की संरचना है, ये टेबल की संरचना है और वो भवन की संरचना है। यानी कि संरचना से तात्पर्य उसके अंतर्गत विभिन्न अंग होते हैं और वे सारे के सारे विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित रहते हुए, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से, सुचारू रूप से सब अपना अपना कार्य करते हैं और किसी व्यवस्था को संपूर्णता प्रदान करते हैं। दैट इज स्ट्रक्चर, उसको हमने वहां पर सामाजिक संरचना कहने का प्रयास किया था, संरचना कहने का प्रयास किया था। इस बात को हम लोग समाज पर लागू करते हैं तो वहां पर जाके वो सामाजिक संरचना कहलाएगी। एक बात और हमने आपके साथ स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि सामाजिक संरचना एक अमूर्त अवधारणा है, एक अमूर्त प्रघटना है। क्यों? क्योंकि सामाजिक संरचना का कोई आकार नहीं होता है, सामाजिक संरचना का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, सामाजिक संरचना का कोई मूर्त रूप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि समाज अमूर्त है। और समाज अमूर्त इसलिए है क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों से मिलकर बना हुआ होता है और सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, उनको देखा या छुआ नहीं जा सकता। इसलिए समाज भी एक अमूर्त प्रघटना वस्तु है, इसलिए
सामाजिक संरचना भी एक अमूर्त प्रघटना वस्तु है। भले ही शाब्दिक दृष्टिकोण से हमको ऐसा आभास होता है सामाजिक संरचना के शब्द से कि समाज का कोई आकार या ढांचा होता है, लेकिन इसका कोई भौतिक स्वरूप या मूर्त रूप नहीं होता है, बल्कि यह अमूर्त प्रघटना वस्तु है। ठीक है, सामाजिक संरचना के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि जिस प्रकार से घड़ी के कलपुर्जे होते हैं, टेबल के विभिन्न हिस्से होते हैं, कुर्सी के विभिन्न हिस्से होते हैं, विभिन्न कंक्रीट से मिलकर भवन का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से समाज की भी एक संरचना होती है जिसको कि सामाजिक संरचना या सोशल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, जिसके विभिन्न अंग होते हैं, और समाज के विभिन्न अंग क्या होंगे? विभिन्न प्रकार की प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं हैं, यानी कि व्यक्ति है, विभिन्न प्रकार की प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं, जैसे हम कहें कि व्यक्ति के लिए परिवार है, जाति है, धर्म है, गोत्र है, पड़ोस है, नातेदारी है। विभिन्न प्रकार की द्वितीयक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, विभिन्न प्रकार के द्वितीयक प्रकार के सामाजिक संगठन है, हमारे रीति रिवाज है, हमारे संस्कार है, परिपाटियां, प्रथाएं, यानी कि हमारी तमाम प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, चाहे वो भौतिक संस्कृति हो चाहे अभौतिक संस्कृति, जो कुछ भी समाज में विद्यमान है वो सामाजिक संरचना रूपी शरीर का विभिन्न अंग है, विभिन्न कलपुर्जे हैं। वे सारे के सारे सामाजिक व्यवस्था के जो अंग है, सामाजिक व्यवस्था के जो कलपुर्जे हैं, वे सारे के सारे जो है अंग सब अपने से संबंधित अपना अपना काम करते रहते हैं और समाज रूपी शरीर को चलाने में अपना योगदान देते हैं। तो हम कहते हैं दैट इज ए सोशल स्ट्रक्चर, वो एक सामाजिक संरचना है। इसको यूं भी समझ सकते हैं जैसे ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है, मानव शरीर की एक संरचना होती है जिसमें कुछ बाह्य अंग होते हैं, कुछ आंतरिक अंग होते हैं। ठीक है, ये बाह्य अंग और आंतरिक अंग सब अपना अपना कार्य करते हैं और व्यवस्थित रूप से जब तक अपना कार्य करते रहते हैं तो हम कहेंगे कि यह स्वस्थ शरीर है। आंख अपना काम करेगी, कान अपना काम करेंगे, जिह्वा अपना काम करेगी, मुख अपना काम करेगा, हाथ अपना काम करेंगे, पैर अपना काम करेंगे। ठीक इसी प्रकार से अपने आंतरिक अंग सब अपना अपना काम करेंगे और व्यवस्थित रूप से करेंगे, स्वस्थ रूप से करेंगे। तो हम कहेंगे दैट इज ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी, वो एक स्वस्थ मानव शरीर है। यही बात सोसाइटी पर लागू होती है। मान लीजिए, हालांकि मानव का शरीर तो भौतिक है, वो दिखाई देता है, लेकिन समाज को हम एक शरीर मान ले, एक सावयव मान ले, भले ही वो दिखाई नहीं दे। ठीक है, कि समाज का एक सावयव है, समाज का एक शरीर है, समाज की एक संरचना जिसके कि विभिन्न अंग है, और वे विभिन्न अंग क्या है? विभिन्न प्रकार की प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं, हमारी जो संस्कृति है, जो कुछ भी समाज में विद्यमान है, ठीक है, वो सारे के सारे समाज रूपी शरीर के अंग हैं। वे सारे अंग आपस में एक दूसरे से संबंधित रहते हुए, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते रहते हैं। हम कहते हैं कि ये समाज संतुलित रूप से चलता रहता है, वो सामाजिक संरचना है। हमारे मानव शरीर में जब कोई अंग गड़बड़ा जाता है, कोई व्याधि पैदा हो जाती है, कोई रोग लग जाता है, तो हमारा शरीर असंतुलित होने लगता है। हम कहें कि आंख अगर ठीक से नहीं देख पाएंगे, व्यक्ति जब आंख से ठीक से नहीं देख पाएगा, वो दीवार से जाकर टकराएगा, वाहनों से जाकर टकराएगा, गड्ढे में जाके गिरेगा और अपने आप को चोटिल या दुर्घटनाग्रस्त कर देगा। हमें कहेंगे कि ये व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, क्योंकि इसका शरीर का जो महत्वपूर्ण अंग था वो ठीक से काम नहीं कर रहा, ये अस्वस्थ है, ये रोगी है, ये बीमार है। यही बात सोसाइटी पर लागू होती है। समाज में जब व्याधि के तत्व सामान्य तत्वों से ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं, तो वहां पर समाज में बीमारी पैदा हो जाती है, रोग पैदा हो जाते हैं, सामाजिक समस्याएं पैदा हो जाती है और वो समाज विकास की राह पर नहीं चल पाता। उसके विकास में वह रोग, वह व्याधि बाधा बन जाता है। ठीक है, तो समाज का कोई भी अंग जब ठीक से नहीं काम करेगा, तो हम कहेंगे कि साहब ये कलपुर्जा जो सोसाइटी का है, ये समाज का जो महत्वपूर्ण अंग है, ये ठीक से काम नहीं करा, इसमें रोग पैदा हो गया, इसलिए समाज असंतुलित होने लगता है। जाति जब अपना ठीक से काम नहीं करेगी, परिवार जब ठीक से काम नहीं करेगा, धर्म जब काम नहीं करेगा, पड़ोसी और नातेदार जब ठीक से काम नहीं करेंगे, राजनीतिक और आर्थिक और जो है शैक्षणिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं जब अपना ठीक से काम नहीं करेंगी, तो वो समाज असंतुलित होने लगेगा और पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक संरचना से तात्पर्य समाज के विभिन्न अंग होते हैं, कोई बिखरी हुई व्यवस्था नहीं है। सामाजिक संरचना एक व्यवस्थित अवस्था है, भले ही उसके अंग जो है दिखाई नहीं देते, अमूर्त होते हैं, लेकिन सब अंग आपस में एक दूसरे से संबंधित रहते हुए, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते रहते हैं और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देते हैं। उस प्रकार की संरचनाओं को लोग सामाजिक संरचना कहते हैं। यह आपको बताया गया कि जिस प्रकार के मानव शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से समाज रूपी शरीर के भी विभिन्न अंग होते हैं। वे अंग आपस में एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को
प्रभावित करते हुए युवकों की संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से अपना अपना कार्य करते रहते हैं और समाज को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान देते हैं। तो वे जो समाज के अंग हैं, वे समाज के अंग क्या है, समाज के अंग क्या है, सामाजिक संरचना के तत्व क्या है, व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम आज आपके साथ बात करेंगे। सामाजिक संरचना का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व या अंग है वह है आदर्शात्मक प्रणाली। और आदर्शात्मक प्रणाली से तात्पर्य है प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के सामने कुछ आदर्श, कुछ नियम, कुछ सामाजिक मानदंड और सामाजिक मूल्य प्रस्तुत करता है। एक कोई भी समाज हो, उस समाज के कुछ नियम होते हैं, कुछ सामाजिक मूल्य और सामाजिक मानदंड होते हैं, कुछ प्रतिमान होते हैं जिनको उस समाज के सदस्यों को मानना पड़ता है। उन सामाजिक नियमों, सामाजिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों के अंतर्गत रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देता है। तो प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के सामने कुछ आदर्श प्रस्तुत करता है, उसको आदर्शात्मक प्रणाली कहा जाता है। और जब प्रत्येक समाज का प्रत्येक व्यक्ति उन आदर्श नियमों के अनुसार अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता रहता है, समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देता है, हमें कहते हैं कि इस व्यवस्था को आदर्शात्मक प्रणाली कहा जाता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सामाजिक संरचना का वो है पद प्रणाली। पद प्रणाली से तात्पर्य है स्टेटस या प्रस्तुति से है। पद जिसको कि समाजशास्त्रीय भाषा में प्रस्तुति या स्टेटस कहा जाता है। प्रत्येक सामाजिक संरचना में पद प्रणाली देखने को मिलते हैं। पद प्रणाली से तात्पर्य विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां होती हैं। वे प्रस्तुतियां अर्जित प्रस्तुतियां, कुछ प्रस्तुतियां उच्च प्रस्तुतियां होती हैं, कुछ मध्यम होती हैं और कुछ निम्न प्रस्तुतियां होती हैं। मान लीजिए ये समाज की संरचना है, इसमें ये कुछ प्रस्तुति के लोग हैं, ये मध्यम प्रस्तुति के लोग हैं और ये निम्न प्रस्तुति के लोग हैं। ये इस प्रकार की व्यवस्था प्रत्येक समाज में देखने को मिलती है कि उच्च प्रस्तुति प्राप्त व्यक्ति सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित होता है, उसको समाज उच्च स्थान प्रदान करता है। फिर मध्यम प्रस्तुति वाले लोग होते हैं, फिर निम्न प्रस्तुति वाले लोग होते हैं। वो चाहे प्रस्तुति अर्जित प्रस्तुति है, चाहे अर्जित प्रस्तुति। इस प्रकार से प्रत्येक समाज में प्रस्तुतियां होती हैं, पद प्रणाली होती है, पदों की व्यवस्था होती है जो कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के क्रम में क्रम विन्यास के रूप में, इसको हम कहते हैं सब प्रस्तुतियों का क्रम विन्यास। और प्रस्तुतियों का क्रम विन्यास को सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक संस्करण कहा जाता है। यानी कि प्रत्येक समाज में ऊंच नीच देखने को मिलता है। प्रत्येक समाज में पद जो है ऊंचे नीचे होते हैं, जिसको हम लोग प्रस्तुति कहते हैं और प्रस्तुतियों को क्रम विन्यास कहते हैं। उन प्रस्तुति के अनुसार प्रत्येक प्रस्तुति के साथ कुछ कार्य जुड़े हुए होते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति किसी प्रस्तुति या किसी पद को प्राप्त करता है तो उसको उस पद से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। उसको रोल या भूमिका कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक सामाजिक संरचना में पद प्रणाली देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां होती हैं, प्रस्तुतियां उच्च, मध्यम और निम्न होती हैं। और प्रत्येक प्रस्तुति के अनुसार जो व्यक्ति किसी प्रस्तुति को धारण करता है उसको उस प्रस्तुति से संबंधित भूमिकाओं का निर्धारण करना होता है। इस व्यवस्था को पद प्रणाली कहा जाता है, जो कि प्रत्येक सामाजिक संरचना में देखने को मिलती है। अगला जो सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण तत्व है, एलिमेंट है, वो है शास्त्रीय प्रणाली। शास्त्रीय प्रणाली से तात्पर्य है, और ये जो शास्त्रीय प्रणाली है एक प्रकार से सामाजिक नियंत्रण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह व्यवस्था आदर्शों को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए समाज में होती है। जो शास्त्रीय प्रणाली है वो शास्त्रीय प्रणाली, जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के सामने कुछ आदर्श, मूल्य, मानदंड या प्रतिमान प्रस्तुत करता है। उन आदर्शों, मूल्यों, मानदंडों, प्रतिमानों को मानने के लिए जो प्रणाली बाध्य समाज के सदस्यों को करती है वो होती है शास्त्रीय प्रणाली। ठीक है, ये शास्त्रीय प्रणाली किसी समाज के सदस्यों को सामाजिक आदर्शों को, सामाजिक मूल्यों और मानदंडों को मानने के लिए बाध्य करती है। ठीक है, और सामाजिक नियंत्रण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शास्त्रीय प्रणाली से तात्पर्य कोई व्यक्ति समाज के द्वारा बताए गए तरीकों के विपरीत जाकर सामाजिक नियमों और सामाजिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों को विपरीत जाकर जब व्यवहार करता है, अवैध तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो प्रत्येक समाज ने ऐसे व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान कर रखा है। जो व्यक्ति समाज के बताए गए तौर तरीकों के विपरीत जाकर, सामाजिक नियमों, मूल्यों और मानदंडों के विपरीत जाकर व्यवहार करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो समाज में उसके लिए दंड का प्रावधान होता है। और जो व्यक्ति समाज सम्मत व्यवहार करता है, वैध तरीके से व्यवहार करता है, उसके लिए पुरस्कार की व्यवस्था समाज में होती है। तो इस प्रणाली को शास्त्रीय प्रणाली कहा जाता है, जो कि प्रत्येक सामाजिक संरचना में देखने को मिलती है और सामाजिक संरचना को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगला जो तत्व है सामाजिक
तात्पर्य है कि सामाजिक संरचना का सफल संचालन इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति दायित्वों को किस सीमा तक महसूस करके उनका निर्वहन करने का प्रयत्न करता है। जैसा कि आपको बताया गया, पद प्रणाली से तात्पर्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई पद या परिस्थिति अनिवार्य रूप से होती है और उस पद या परिस्थिति के अनुसार जो भी दायित्व होते हैं वो उस पद को धारण करने वाले व्यक्ति को निभाने पड़ते हैं, वे कार्य करने पड़ते हैं। उसको परिस्थिति और भूमिका कहा गया है। ठीक है। पूर्वानुमानित अनुक्रिया प्रणाली से तात्पर्य है प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई पद है और कोई सामाजिक संरचना सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए यह जरूरी है कि कोई व्यक्ति जिसने कि किसी परिस्थिति को धारण किया है, उस परिस्थिति से संबंधित जो कार्य है, जो भूमिका है, वो किस सीमा तक उन भूमिकाओं का निर्वहन करता है, किस सीमा तक उन भूमिकाओं का सफल संचालन करता है, ये इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है। पूर्वानुमानित अनुक्रिया प्रणाली से तात्पर्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई पद या परिस्थिति होती है, उसके साथ कुछ भूमिकाएं जुड़ी हुई होती है और पूर्वानुमानित अनुक्रिया प्रणाली से तात्पर्य कि व्यक्ति को जो परिस्थिति मिली है उस परिस्थिति के अनुसार भूमिकाओं का निर्वाह वो किस सीमा तक, किस हद तक और किस ढंग से कर पाता है, ये पूर्वानुमानित अनुक्रिया प्रणाली से तात्पर्य है। नेक्स्ट जो सामाजिक संरचना का तत्व है वो है क्रिया प्रणाली और क्रिया प्रणाली से तात्पर्य है सामाजिक क्रिया सामाजिक संबंधों का जाल बोलती है तथा सामाजिक संरचना को गति प्रदान। जो सामाजिक क्रिया है वो सामाजिक क्रिया समाज में सामाजिक संबंधों का जाल बोलती है, क्योंकि हम लोग समाज की अवधारणा देख चुके हैं, समुदाय की अवधारणा देख चुके हैं और सामाजिक समूह की अवधारणा देख चुके हैं। वहां पर आपको यह बताया गया था कि जब 2 या 2 से अधिक लोग होंगे, वे 2 या 2 से अधिक लोग जब आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करने से तात्पर्य जब आपस में एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, तो उसके परिणाम स्वरूप, क्रिया करने के परिणाम स्वरूप, एक दूसरे को प्रभावित करने के परिणाम स्वरूप उन लोगों में सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है और सामाजिक संबंधों के निर्माण से तात्पर्य वो समाज बनता है, समुदाय बनता है और सामाजिक समूह बनता है। तो सामाजिक संरचना में यह जरूरी है कि क्रिया प्रणाली से तात्पर्य कि लोगों में सामाजिक क्रिया हो और सामाजिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंधों का निर्माण हो और सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार पर सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। और यह जो क्रिया प्रणाली है वो प्रत्येक समाज को क्रियाशीलता प्रदान करती है, प्रत्येक समाज को गति प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त हम आपको यह पूर्व में बता चुके हैं कि सामाजिक संरचना एक अमूर्त घटना वस्तु है, एक अमूर्त प्रघटना है। यह अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है, क्योंकि सामाजिक संबंधों से मिलकर बनी होती है और सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए सामाजिक संरचना भी अमूर्त प्रघटना हो सकती है। इसके अंग गतिशील एवं निरंतर परिवर्तनशील होते हैं। हमने आपको बताया कि जो विभिन्न प्रकार की प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं हैं, भौतिक और अभौतिक संस्कृति, उनमें समय के साथ परिवर्तन आते रहते हैं। वे एक जड़ नहीं होते हैं, समय के साथ, काल के साथ, परिस्थितियों के साथ वे बदलते रहते हैं। ठीक है। तो ये सामाजिक संरचना इन सब तत्वों से मिलकर बनती है जो कि प्रत्येक समाज में देखने को मिलती है। यानी कि सामाजिक संरचना कोई बिखरी हुई व्यवस्था नहीं है, समाज कोई अस्त व्यवस्था नहीं है, खंडित व्यवस्था नहीं है। बाकायदा समाज का एक आकार होता है जो कि दिखाई भले ही नहीं देता, एक संरचना होती है जिसके विभिन्न अंग होते हैं और वे सारे विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते रहते हैं, उसको हम लोग सामाजिक संरचना कहते हैं। ये तो सामाजिक संरचना के तत्व की बात। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि सामाजिक संरचना की क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं का उल्लेख हालांकि हमने पूर्व में ही कर दिया है, इसके परिभाषाओं से ही इसके विशेषता उभर आती है। सबसे पहली विशेषता ये हमने आपको बताई थी जब इस अध्याय का प्रारंभ किया था कि सामाजिक संरचना से तात्पर्य ऐसा है कि ये समाज के एक आकार का बोध करवाती है, समाज के एक ढांचे का बोध करवाती है, समाज के बाह्य रूप का बोध करवाते हैं, भले ही वह अमूर्त ही क्यों ना हो। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध करवाती है, आकार का बोध करवाती है। दूसरी इसकी विशेषता हमने बताया कि सामाजिक संरचना के अनेकानेक अंग होते हैं। जो विभिन्न तत्व आपने देखे, जिसके अंतर्गत आपने पद प्रणाली देखी, पूर्वानुमानित अनुक्रिया प्रणाली देखी, क्रिया प्रणाली देखी, ठीक है, और जो विभिन्न प्रकार के अंतर्गत आपने देखा था कि आदर्शात्मक प्रणाली है, शास्त्रीय प्रणाली है, ये सारे के सारे जो है सामाजिक संरचना के तत्व है, सामाजिक संरचना के अंग है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं, जो कुछ भी समाज में विद्यमान है, वो सारे के सारे सामाजिक संरचना के अंग होते हैं। और ये सारे के सारे अंग आपस में एक दूसरे से व्यवस्थित रूप से
क्रमबद्ध रूप से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से संबंधित रहते हो और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते रहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये समाज की संरचना है, जो कि यह समाज संतुलित रूप से चल रहा है। इसमें प्रतिमानात्मक अंतर संबंध होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो प्राथमिक संबंध होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि प्राथमिक समूह के अंतर्गत प्राथमिक समूह का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण परिवार है, जिसके सदस्यों में प्रगाढ़ता होती है, संबंध हृदय से होते हैं, संबंध घनिष्ठ होते हैं, संबंध अनौपचारिक होते हैं। तो जो प्रतिमानात्मक अंतर संबंध है, जो कि प्रकार्यात्मक संबंध होते हैं, समाज में अनेक प्रकार की संस्थाएं होती हैं, अनेक प्रकार के समूह होते हैं, उनके लोगों में आपस में प्राथमिक संस्थाओं में तो प्राथमिक संबंध होते हैं। इसके अलावा व्यक्ति अपनी द्वितीयक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए द्वितीयक समूह का, द्वितीयक संस्थाओं का सदस्य बनता है, प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं के वहां पर पूर्ति करता है। तो प्रतिमानात्मक अंतर संबंध सामाजिक संरचना में देखने को मिलता है। व्यवस्थित क्रम विन्यास होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि समाज में जो आपने पद प्रणाली देखी, पद व्यवस्था देखी, उसमें आपको बताया कि विभिन्न प्रकार की उच्च परिस्थितियां होती है, मध्यम परिस्थितियां होती है, निम्न परिस्थितियां होती है। तो ये जो परिस्थितियों का ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के रूप में जचे हुए होना है, इसी को हम लोग क्रम विन्यास कहते हैं। और यह परिस्थितियों का क्रम विन्यास है, यानी कि प्रत्येक समाज में कुछ पद उच्च होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं और कुछ निम्न होते हैं। तो इसको हम लोग परिस्थितियों का क्रम विन्यास कहते हैं, जो कि प्रत्येक समाज में देखने को मिलता है। ठीक है, और समाज के सफल संचालन के लिए आवश्यक भी है। तो ये व्यवस्थित क्रम विन्यास हमको प्रत्येक सामाजिक संरचना में देखने को मिलता है। अपेक्षाकृत स्थायी व्यवस्था है, क्योंकि सामाजिक संरचना जो है आसानी से टूटने वाली नहीं होती है, क्योंकि इसके जो नियम होते हैं, सामाजिक मूल्य और मानदंड जो प्रगाढ़ होते हैं। शास्त्रीय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो समाज के सदस्यों पर सामाजिक नियंत्रण करती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना तुलनात्मक रूप से एक स्थायी व्यवस्था है। अमूर्तता इसका महत्वपूर्ण गुण है, हमने आपको बताया। अमूर्तता इसलिए है क्योंकि समाज या सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों से मिलकर बनती है और सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए सामाजिक संरचना भी अमूर्त प्रघटना वस्तु है। ठीक है, स्थानीय विशेषताओं का इस पर प्रभाव होता है कि समाज में किस प्रकार की मान्यताएं अधिक हैं, क्योंकि प्रत्येक समाज की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं। तो जो सामाजिक संरचना है वो स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है, जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां कैसी हैं। तो भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं किसी समाज की, वो उसकी सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है। विघटन की संभावना सामाजिक संरचना में होती है, और विघटन की संभावना कैसे होती है? सामान्यतः जो शास्त्रीय प्रणाली है वो सामाजिक संरचना को बनाए रखने में अपना योगदान देती है, लेकिन फिर भी कई बार व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के नियमों के विपरीत जाकर व्यवहार करने लगता है, अवैध तरीके से व्यवहार करने लगता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि समाज में नियमहीनता या विसंगति, एनोमी आ जाती है, विचलन आ जाता है, जिससे सामाजिक संरचना के बिखरने की थोड़ी संभावना बन जाती है। सामाजिक प्रक्रियाओं का महत्व होता है। सामाजिक प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, आपको बताया था कि एक संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं और एक विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं। संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं वे हैं जो समाज को बनाए रखने में, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देती है, जबकि विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं वो हैं जो समाज को तोड़ देंगे, समाज को खंडित करने में अपना योगदान देती है। तो दोनों ही प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं प्रत्येक सामाजिक संरचना में देखने को मिलती है। प्रत्येक सामाजिक संरचना में, चाहे वो सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया हो, चाहे वो विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया हो, सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया हो, प्रत्येक प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं का महत्व सभी सामाजिक संरचनाओं में होता है। जैसे हम कहें कि सहयोग है, अनुकूलन है, व्यवस्थापन है, सात्मीकरण है, प्रतिस्पर्धा है, संघर्ष है, ये तमाम प्रकार की सामाजिक संरचनाएं, सहयोगात्मक भी सामाजिक प्रक्रियाएं, सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया भी और असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया भी, दोनों ही प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया प्रत्येक सामाजिक संरचना में देखने को मिलते हैं। तो ये सामाजिक संरचनाओं की कुछ विशेषताएं थी। इसी के अंतर्गत या इसी के साथ सामाजिक संरचनाओं का अध्याय समाप्त होता है। अगली क्लास में हम अगले अध्याय पर बात करेंगे। थैंक यू।